नमस्कार। आज हम चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानना। ठीक, तो हम लोग आइए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हैं। देखिए, मेरे पास ये एक स्प्रिंग है। ठीक, कुछ इस तरह से ये रेस्ट में रखा है। अगर मैं इस स्प्रिंग पर ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगा दूं जिसको मैं एफ एक्सटर्नल नाम दूं, तो क्या इस स्प्रिंग की शेप कुछ ऐसे हो जाएगी। जो इसके बीच का स्पेस है वो इस फोर्स से दब जाएगा, छोटा हो जाएगा। स्प्रिंग हम सब लोगों ने अपने लाइफ में देखा है, तो इजी है। ठीक, मैंने कोई फोर्स लगाकर इस स्प्रिंग को ऊपर की तरफ प्रेस कर दिया और वो फोर्स अभी भी इस पॉइंट पर लगा हुआ है। जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था वो अभी भी इस पॉइंट पर लगा हुआ है। लेकिन इस फोर्स को अगर मैं यहां से हटा दूं तो क्या होगा, ये स्प्रिंग वापस से अपनी रेस्ट वाली सिचुएशन में आने की कोशिश करेगा। लेकिन जो एनर्जी इस स्प्रिंग के पास है जिसके वजह से ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा, वही एनर्जी है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी कैसे आई। इस स्प्रिंग के पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी आई है कब, जब मैंने उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स ही इस स्प्रिंग को पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इस स्प्रिंग को ऊपर की तरफ फोर्स लगा के उसमें पोटेंशियल एनर्जी दी, जिसके वजह से ये स्प्रिंग वापस से फोर्स लगाएगा किस पर, इस एक्सटर्नल फोर्स के हटते ही, और वापस अपनी रेस्ट वाली जो सिचुएशन है उसे प्राप्त कर लेगा। लेकिन क्या स्प्रिंग अभी कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा। जवाब है जी, बिल्कुल लगा रहा होगा। स्प्रिंग अभी भी एक फोर्स लगा रहा है, लेकिन जब तक जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने इस पॉइंट पर लगाया हुआ है वो स्प्रिंग के द्वारा लगाए गए फोर्स के बराबर है, तब तक स्प्रिंग इस सिचुएशन में बना हुआ है। मेरी बात समझिए, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स और ज्यादा बढ़ा दूं तो स्प्रिंग और अंदर की तरफ दब जाएगा, और अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स जरा सा भी कम करूं तो स्प्रिंग वापस से खुलेगा। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग भी एक फोर्स इस एक्सटर्नल फोर्स पर लगा रहा है। जब तक स्प्रिंग का और एक्सटर्नल फोर्स इक्वल है तब तक स्प्रिंग इस सिचुएशन में बना हुआ है। अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स को हटाया तो स्प्रिंग वापस से इस सिचुएशन में आने की कोशिश करेगा। अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स को कम किया तो जो स्प्रिंग का फोर्स है वो थोड़ा सा लगेगा एक्सटर्नल फोर्स के कम होते ही, और वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा।
लेकिन स्प्रिंग के पास वो पावर आ कहां से रही है? ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। आपको ये समझ में आया कि स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई? ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स। ठीक। अब एक टर्म आती है जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज अ एनर्जी अ ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी अ ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मोशन। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को मैं यहां से हटाऊंगा तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग को मोशन में लेके आएगी, तभी स्प्रिंग यहां पे वापस आएगा। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटा स्प्रिंग एकदम से खुलेगा। क्यों? ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग खुलेगा और वापस इस वाले सिचुएशन को प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो स्प्रिंग मोशन में आएगा। उसी मोशन की वजह से स्प्रिंग में काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? गेन होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स मैंने यहां से हटाया, स्प्रिंग ने नीचे की तरफ फोर्स लगाया और स्प्रिंग मोशन में आया। जैसे ही स्प्रिंग मोशन में आया ऐसे ही स्प्रिंग के पास एक काइनेटिक एनर्जी आई। लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के पास मैक्सिमम थी। जैसे ही स्प्रिंग खुलेगा थोड़ा सा, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी कम होगी और लेकिन काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। इस वाली पोजीशन पे आकर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं बचेगी। बात समझ रहे हो? तो मैं क्या बोलता हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी पीई से मैं डिनोट करूं और काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों साथ साथ चल रही है। पोटेंशियल एनर्जी है तभी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। कब? जब पोटेंशियल एनर्जी अपना काम करना शुरू करेगी। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स हटाया, ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग मोशन में आया, जिससे काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई और स्प्रिंग वापस से अपनी रेस्ट वाली सिचुएशन में आने की कोशिश करेगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? स्प्रिंग गेन kinetic energy and losing an equal amount of potential energy। जिस अमाउंट में स्प्रिंग लूज करेगा अपनी पोटेंशियल एनर्जी को, उसी अमाउंट में वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। और ये प्रोसेस ऐसा होगा कि इस पॉइंट से जब तक स्प्रिंग रेस्ट में आएगा, पूरे प्रोसेस के दौरान द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स इज कंजर्व्ड। मेरी बात समझ में आई? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो इस पूरे प्रोसेस के दौरान कंजर्व्ड रहेगा। मतलब वो इस पॉइंट पर जो है, वो इस पॉइंट पर भी जो है पूरे प्रोसेस के दौरान काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कंजर्व्ड रहेगा। जिस तरह से काइनेटिक एनर्जी गेन होगी उसी रेशो में, उसी प्रोपोर्शन में, इक्वल अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। मेरी बात समझ में आई? और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और स्प्रिंग में काइनेटिक एनर्जी भी नहीं जनरेट होगी। क्लियर है? हम लोग इस तरह के फोर्स को क्या कहते हैं? स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, तो हम स्प्रिंग के फोर्स को
कहते हैं क्या, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, कंजर्वेटिव फोर्स होने की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूरे प्रोसेस में कंजर्व रहेगी। और हम अपने पूरे सिलेबस में 3 तरह के फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स की तरह पढ़ने वाले हैं। एक हो चुका है क्या, स्प्रिंग फोर्स, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्प्रिंग को आपने समझा, ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से कंजर्वेटिव है, किस तरह से काम करता है, ये भी आपको एक बार जान लेने की जरूरत है। ठीक, आइए ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, इसको मैं आपको ऐसे समझाऊं कि ये अर्थ है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं इसको अर्थ मान लूं और इस अर्थ पर कोई बॉल रखी है। ठीक, इस बॉल पर इस टाइम जब वो अर्थ पर रखी है तो मैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी को U1 नाम देके कहता हूं कि 0 होगी। भाई, कोई भी चीज अर्थ पर अगर रेस्ट में रखी है तो मैं मानता हूं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि वो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के ना तो अर्थ के नीचे जाएगी ना ही अर्थ से ऊपर जाएगी। अगर मैं इस बॉल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं और ये बॉल इस पॉइंट पर आ जाती है, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स बॉल चली गई है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, और यहां पर जाकर मैंने इस बॉल को रोक दिया है। ठीक, अब ये ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो जितना एक्सटर्नल फोर्स इस पर ऊपर लगा है उतना ही इस पर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी, यस या नो। अगर ये बॉल बी पॉइंट पर जाकर स्टैटिक हो गई है तो इसका ये मतलब तो बिल्कुल साफ, मैं समझ सकता हूं कि जितना फोर्स मैं ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, जिसको मैंने एक्सटर्नल फोर्स नाम दिया है, उतना ही फोर्स अर्थ इस पर लगा रही होगी, तभी ये स्टैटिक है। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा दूंगा तो बॉल ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी, और अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को कम कर दूंगा तो बॉल नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी। कुछ इस तरह से आप समझ लीजिए कि ये पेन यहां पर स्टैटिक कंडीशन में तब तक है जब तक मेरे हाथ ने इस पेन पर एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर लगाया हुआ है। अगर मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगा दूं तो पेन ऊपर की तरफ चलने लगा, और अगर मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स कम कर दूं तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स पेन नीचे जाने लगेगा। क्लियर? उसी तरह की कुछ चीजें हैं। तो यहां पर इस बॉल पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं U2 नाम दे देता हूं। ठीक, अब मुझको आप एक बात बताइए कि वर्क डन, क्या, कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना है, इस एक्सटर्नल फोर्स ने कितना काम किया, इस बॉल पर कितना है, बस मुझे ये बता दीजिए। एक्सटर्नल वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स टू मूव बॉल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, कितना काम किया? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स टू मूव बॉल फ्रॉम ए टू बी, कि जो पोटेंशियल बॉल पर बी पॉइंट पर है, अगर मैं उस पोटेंशियल को
पोटेंशियल एट ए पॉइंट से माइनस कर दूं कि भाई मैंने क्या बताया था कि ये जो फोर्स है, मैं जितना फोर्स इस पर लगा रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स, वही जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन रही है। ये बात मैंने आपको स्प्रिंग के केस में भी समझाई थी कि जितना मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है। सेम जितना मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उतनी ही बॉल पर पोटेंशियल एनर्जी हुई। तो अगर मैं ये बता दूं कि मेरे फोर्स लगाने से पहले बॉल पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी और फोर्स लगाने के बाद जब बॉल बी पॉइंट पर मैंने रोकी है वहां पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यही काम एक्सटर्नल फोर्स ने किया है? सही या गलत? और मुझे पता है कि अर्थ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो काम एक्सटर्नल फोर्स ने किया है बॉल को ए से बी पर जाने के लिए, वो इक्वल है, इसको मैं 0 रखूंगा, किसके? पोटेंशियल एनर्जी एट बी। क्या इसमें कोई परेशानी है? ये समझ में आया है या नहीं? भाई पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल पर उतनी है ना जितनी, सॉरी, इस बॉल पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वही एफ एक्सटर्नल ने काम किया है। अगर अर्थ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें कोई समस्या? ये समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं अपना मेन टॉपिक की तरफ, जो है पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, आइए। पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए, उसी सेम चीज को समझने के लिए कि मेरे पास एक पॉइंट P है, एक पॉइंट मेरे पास R है, ठीक। मेरे पास इस P पॉइंट पर एक चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, ठीक। और R पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा है जिसको मैंने Q नोट नाम दिया है। तो ये जो प्लस Q है, पहले आप, टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज की ना अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। टेस्ट, आप फर्स्ट चैप्टर में ये बात बहुत अच्छे से बताई गई है, लेकिन अभी भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। टेस्ट चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल होता है, इट इज वेरी स्मॉल। ये इतना छोटा होता है कि जो ये प्लस क्यू एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है उस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इट इज वेरी स्मॉल एंड डू नॉट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाई, या आप प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं, प्रोड्यूस्ड बाई प्लस क्यू। टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि जितने भी फिजिक्स के साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने एक आपस की सहमति बना ली है कि हम हमेशा टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेंगे ताकि रिजल्ट में सिमिलैरिटी आ सके। और टेस्ट चार्ज को इतना छोटा हम लोग लेते हैं कि ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ना करे। मतलब आइडियली इस तरह का कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता कि इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही ना, लेकिन हम लोग टेस्ट चार्ज को फिजिक्स में ऐसा मानते हैं कि उसका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक। मुझे करना क्या है कि इसको, टेस्ट चार्ज को मुझे P पॉइंट पर लाना है, ठीक।
अब मुझे बताइए ये प्लस क्यू इस टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा या नहीं? भाई दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो प्लस क्यू टेस्ट चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, जो होगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और रिपल्शन नेचर है। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज जो हमने लिए हैं वो पॉजिटिव है। मुझे इस टेस्ट चार्ज को पी पॉइंट पर लाना है तो मैं एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मुझे क्यू नोट को लेके आना है। इसमें एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं इस पूरे प्रोसेस में एफ एक्सटर्नल जो है उसको बराबर रखूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। क्यों? मैं इस क्यू नोट को पी पॉइंट पर लेके तो आऊंगा, लेकिन बहुत ही स्लो स्पीड से, इतनी स्लो स्पीड से कि इस क्यू नोट में एक्सेलरेशन ना हो। ठीक है, मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बिल्कुल इक्वल रखूंगा, सिर्फ 0.0001 न्यूटन एक्स्ट्रा करूंगा, जिससे ये क्यू नोट इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्लो, इतना स्लो कि आप उसे ह्यूमन आइज से नहीं देख सकते। मेरी बात समझ में आई? लेकिन एफ एक्सटर्नल इस तरफ अप्लाई होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब बात डायरेक्शन की होगी तो मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगा कि एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल तो है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ये जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो माइनस का निशान है वो जब हम थीटा की वैल्यू रखेंगे, अगर थीटा की वैल्यू 0 आएगी तो सेम डायरेक्शन है, और थीटा की वैल्यू 180 आएगी तो डिफरेंट डायरेक्शन है, आपको वहां से ये साइन मिल जाएगा। यहां पे हमें करना क्या है कि ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स there is no acceleration। इतना स्लोली हमें लेके आना है कि टेस्ट चार्ज में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए इन टेस्ट चार्ज। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू F इंटू डी। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब ये वेरिएबल हो, जब डी वेरिएबल हो, तो हम कैसे इस फॉर्मूले को लिखते हैं? हम बोलते हैं कि हमें बहुत ही छोटा सा वर्क कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो फोर्स है किसके कारण वर्क हो रहा है? एक्सटर्नल फोर्स के कारण। और मैं कह रहा हूं कि मुझे ना ये बहुत ही छोटा सा, इतना छोटा सा मुझे डिस्प्लेसमेंट करना है, बस मुझे इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालना है, जिसको मैं क्या नाम दे दूंगा? डी आर। अगर ये पूरी डिस्टेंस आर है तो मैं बोल रहा हूं कि मुझे सिर्फ इस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालना है। ठीक है, जब भी जो डिस्टेंस है दो पॉइंट की जिस पर आप वर्क कैलकुलेट कर रहे हो वो स्टैटिक नहीं है, वेरिएबल है, तो हमेशा हम इस तरह से सोल्व करते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या करते हैं कि हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, जिससे हम पूरा निकाल लेते हैं पूरी डिस्टेंस के लिए। तो इसमें हम लोग लिमिट लगा देंगे। हमें निकालना कहां से है? मुझे आर से लाना है पी पर। कहां से लाना है? आर से पी पर। इसमें कोई परेशानी? तो डी
हटा देंगे W वर्क किसमें, R से P पर लाने के लिए, किसको, टेस्ट चार्ज को। कितना वर्क होगा, इंटीग्रेशन R से P तक F एक्सटर्नल डॉट dr। ठीक, अगर ये मुझे F एक्सटर्नल की वैल्यू नहीं पता है तो मैं माइनस का निशान लगाऊंगा R से P तक और लिख लूंगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट dr। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब दोनों इक्वल है, मैंने क्या बताया था, दोनों को हमको बिल्कुल इक्वल लेना है। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा करेंगे जिससे ये क्यू नोट इस तरफ बढ़ जाएगा। तो अगर मुझे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू नहीं पता है तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूज भी कर सकता हूं। मैंने माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट है। क्या ये बात समझ में आई? अब दूसरे पॉइंट पर आओ जो मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाते टाइम बताया था, इसको ध्यान रखो। ठीक है, ये बताओ कि अगर इस पॉइंट पर, आर पॉइंट पर, इस क्यू नॉट का जो पोटेंशियल है उसको अगर मैं यू आर नाम दे दूं और जब मैं इस क्यू नोट को पी पॉइंट पर ले आया तो उसका पोटेंशियल हो गया है यूपी। ठीक, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम R to P is equals to the potential difference at R at P। हम हमेशा फाइनल लिखेंगे, फाइनल, क्योंकि ज्यादा पोटेंशियल कहां होगा भाई, यहां पे पोटेंशियल कम होगा। जब मैं अर्थ की बात कर रहा था तो अर्थ पर 0 था, ऊपर गया बढ़ा, यहां पर पोटेंशियल कम होगा। जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स से यहां पर इसको लेके आया तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे। वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज from R to P is equals to the potential difference at P, the potential difference between 2 points। And what is the potential difference, potential at P and potential at R। क्या ये बात आपको समझ में आई है? इसको आपको लिखना कैसे है, ये क्या लिखा है मैंने, मैं एक बार लिख देता हूं, क्या, वर्क डन बाई external force in moving charge Q naught from one point, that is R, to another point, what is the name of that point, P, is equal to the potential energy difference between 2 points। क्या जो मैंने बताया था वही लिखा है, यस या नो, समझ आया? अब मुझे ये बताइए कि ये जो Q है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी एक पॉइंट पे जाके तो धीरे 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 खत्म होगा। चलो मैं मान लेता हूं कि वो इंफिनिटी पे जाके खत्म होगा। तो इंफिनिटी पर ये टेस्ट चार्ज अगर मैं इंफिनिटी पर रख दूं, इंफिनिटी का मतलब क्या है कि आउटसाइड द एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज जनरेटेड बाय प्लस क्यू। मेरी बात समझो, अगर मैं इस प्लस क्यू ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है उससे बाहर क्यू नोट को रख देता हूं तो इस पॉइंट पर क्या वैल्यू होगी पोटेंशियल एट इंफिनिटी, 0। पोटेंशियल किसके वजह से जनरेट हो रहा है,
रिपल्शन फोर्स। मेरी बात समझो, जब यहाँ पे कोई रिपल्शन फोर्स है ही नहीं, किसी भी तरह का कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, ये अपने आप रखा है, तो इसका पोटेंशियल इन्फिनिटी पे क्या होगा, जीरो। और जब मैं इसको इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लेके आऊंगा तो पोटेंशियल क्या होगा, यूपी। भाई जो एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा इस पॉइंट को पी पर लाने के लिए, जैसे ही मैं इसको लेके आऊंगा अंदर की तरफ, जैसे ही मैं इसको इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को इस तरफ बढ़ाऊंगा और ये इस जो क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में एंटर करेगा, वैसे ही इस पर रिपल्शन फोर्स काम करना शुरू कर देगा। भाई अभी ये इन्फिनिटी पे है, मतलब अभी ये ऐसी जगह पे रखा है जहां पर इस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको क्यू की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये जैसे ही इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, वैसे ही ये इस पे रिपल्शन फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। और मैं एफ एक्सटर्नल इक्वल लगाऊंगा किसके, एफ ई के, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स के, और धीरे धीरे इसको यहां लेके आऊंगा तो इस पर भी पोटेंशियल हो जाएगा, जिसको मैं यूपी नाम दूंगा। मतलब कि अगर मुझे वर्क निकालना हो इनफाइनाइट से पी पर लाने का टेस्ट चार्ज, तो वो क्या होगा, यूपी फाइनल माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि जहां पर कोई भी फोर्स काम कर ही नहीं रहा है, वहां पर पोटेंशियल कैसे हो सकता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव test charge from infinity to point P is equals to the potential at P। क्या ये बात समझ में आई? मैं लिख देता हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग टेस्ट चार्ज Q naught from infinity to point P is equal to the potential energy at P। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। अब इस पूरे प्रोसेस में एक बात जो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये, मैंने क्या बताया था कि स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तीनों ही कंजर्वेटिव फोर्स हैं। ये बात हम लोग पढ़ चुके थे। तीनों फोर्स कंजर्वेटिव क्यों थे, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, इनका सम कंजर्व रहेगा। सिमिलरली वो चीज यहां भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। भाई जैसे ही मैं इसको यहां पे लेके आया, मान लीजिए इस पॉइंट पर, तो ये यहां पे कब तक रुकेगा, जब तक एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स बैलेंस होंगे। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स हटा दूंगा तो ये क्यू इस पे रिपल्शन फोर्स लगाएगा, जिसके वजह से ये वापस जाने की कोशिश करेगा और ये मोशन में आएगा। जैसे ही क्यू टेस्ट चार्ज मोशन में आएगा, वैसे ही इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, और जैसे ही टेस्ट चार्ज पोटेंशियल एनर्जी जिस रेशो में अपनी लूज करेगा, उसी रेशो में काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। पूरे प्रोसेस में सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होगी। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब भी फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, तो उस प्रोसेस में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालना है, वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर निकालना है। मतलब कि मुझे, अगर ये P पॉइंट था और ये R पॉइंट था,
मैं टेस्ट चार्ज को इस रास्ते से लेके आता हूं तो भी पोटेंशियल एट यू आर सेम रहेगा और पोटेंशियल एट यूपी सेम रहेगा। अगर मैं ऐसे लेके आता हूं तब भी पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे 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 लेके आता हूं तब भी पोटेंशियल सेम रहेगा या नहीं? क्यों? क्योंकि फोर्सेस कंजर्वेटिव है। मुझे पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट एंड पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट से ही मतलब है। मुझे प्रोसेस से, उसके रास्ते से कोई भी मतलब नहीं है। ये जान लेना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, अब मेन पॉइंट जिसके लिए हमने ये शुरू किया था, क्या कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने के लिए ही इतनी चीजों को पढ़ा है। जो हमने अभी 2 पेज पढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने के लिए ही पढ़े हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आइए अब हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। ये देखिए, हमने क्या किया था कि मेरे पास ये पॉइंट था P, ये पॉइंट था R, यहां पर प्लस Q कोई चार्ज था, यहां पर टेस्ट चार्ज था और मुझे इस टेस्ट चार्ज को इस P पॉइंट पर लाना था। ठीक, फॉर्मूला क्या था? F क्या पढ़ा था हमने जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे? तो F की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी? QE। जो मेरे लिए यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है? QE। Q क्या है? टेस्ट चार्ज Q नोट। और E क्या है? E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज जनरेटेड बाई दिस Q, सोर्स चार्ज। ठीक, तो हमेशा मेरा फोर्स जो है इस Q पर डिपेंड है, टेस्ट चार्ज पर। ठीक, लेकिन अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज कर दूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज? कि अगर मैं Q नोट को 1 कूलम चार्ज कर दूं, मैं ये टेस्ट चार्ज का झंझट खत्म कर दूं और इसकी जगह पर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि 1 कूलम चार्ज यहां पर रखूं। क्या? 1 कूलम चार्ज, और उसको मुझे यहां पर लेके आना हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या आप पर यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मतलब 1 कूलम चार्ज को, जितना काम 1 कूलम चार्ज को मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए करना है, वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हमने क्या पढ़ा था? वर्क डन by external force to move test charge from R to P is equals to potential energy at P minus potential energy at R। क्या यही पढ़ा था? अब मैं कह रहा हूं कि Q नोट को अगर मैं हटाकर 1 कूलम चार्ज को लेके आऊं R से P पर, तो वही होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो मैं सिंपली क्या करता हूं, इस एक्सप्रेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं, किससे? Q नॉट से। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं ना सिर्फ 1 कूलम चार्ज के लिए करूंगा। क्यों? क्योंकि वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट is equals to the potential difference of those point। मैं लिख देता हूं, इतना क्लियर है? क्या मैं इसको WRP बाई Q नॉट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट P बाई Q नॉट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट R बाई Q नॉट लिख सकता हूं। और पोटेंशियल एनर्जी बाई
एट पी बाई क्यू नोट को हम लोग क्या लिखते हैं, वी पी माइनस वी आर। यही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं यहां पर आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होती है, जो भी होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस ही सब कुछ होता है। अगर मुझे ये पता लगाना है कि इस पी पॉइंट पर एक कूलम चार्ज को, जिसको मैं लेके आया हूं इस पॉइंट पर, इस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो उसके लिए मुझे इसको इसके प्रीवियस पॉइंट से कंपेयर करना पड़ेगा। मुझ में कितना पोटेंशियल है ये पता करने के लिए आपको ये मुझको बताना पड़ेगा कि आप किसके कंपैरिजन में मेरा पोटेंशियल चेक करना चाहते हैं। It's all about potential difference. It's not about potential energy. ओके, बात समझ में आई। जब भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की या पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं यहां पर भी, तो हमने हमेशा बात की रेफरेंस में, क्या कि जो पोटेंशियल आर पर था और जो पोटेंशियल अब पी पर है वही डिफरेंस है, उसी डिफरेंस से हम लोग वर्क कैलकुलेट कर पाए। तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं, इट्स ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मैं लिख देता हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग a unit positive test charge from one point R to another point P is called क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को जानने के लिए आपने वो पहले दो चीजें भी पढ़ी हैं। ठीक, एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए जो वर्क किया गया है वो बराबर किसके है, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब मुझे ये बताइए, जैसे मैंने पहले कहा था कि एक, अगर ये इनफाइनाइट पर हो, अब मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक कूलम चार्ज को रख देता हूं, तो उसके लिए क्या होगा, W इनफाइनाइट से P पर, मतलब एक कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से P पॉइंट पर लाने के लिए डिवाइडेड बाई क्यू नोट हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्सप्रेशन हमने निकाली थी वो क्यू नोट के लिए निकाली थी। और पोटेंशियल डिफरेंस एट Vp माइनस वी इंफिनिटी, वी इंफिनिटी की वैल्यू होगी 0। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P। मैं लिख भी देता हूं, वर्क डन बाय external force in bringing a unit positive charge from infinite to point P is called electrostatic potential at P। क्या इस बात में कोई समस्या? ऊपर हमने क्या लिखा है, वर्क डन
by external force in bringing a unit positive test charge from one point R to another point P is called electrostatic potential. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बात समझ में आई? इसमें कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। बहुत ही सिंपल है। कितना वर्क किया, ये पोटेंशियल डिफरेंस से हमें पता लगता है। पोटेंशियल कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं मुझसे कोई कहे कि इस पॉइंट पर लाने के लिए एक यूनिट टेस्ट चार्ज को कितना काम करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स को, तो वो कितना होगा? इक्वल टू द पोटेंशियल एट पी। ठीक, सेम अगर मुझे कहे कि आर से पी पर लाने के लिए, तो इक्वल टू द पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एट दोज पॉइंट। ठीक, ये चीजें समझ में आई। ये इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है जानने के लिए कि पोटेंशियल खुद अपने आप में कुछ नहीं होता है जब तक आप उसको किसी पॉइंट से कंपेयर ना करो। इट्स ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पे था, उसको इस पॉइंट पर लाने के बाद जो पोटेंशियल हुआ, फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल माइनस कर दीजिए, वही आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव दैट टेस्ट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, कोई परेशानी? उस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम बी से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते थे। आपके पूरे सिलेबस में आपका जो लेना देना होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से ही होने वाला है। इतना क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।